करी कुछ चीज़ों की जो आई आई थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। टेस्ट का मतलब यही होता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न बिफोर द फाइनल एग्जाम। प्री बोर्ड यस मॉक सर। टेस्ट हम इसीलिए लेंगे ताकि लास्ट टाइम मैंने किया था रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। आज हम करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ये 5 मार्क का आता है, दिस वुड बी 3 मार्क्स। प्रॉब्लम क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग टाइप में यू हैव टू यूज लेंसेज, है ना। एंड एज यू सी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो काफ़ी बड़ा बनाया जाता है, उसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है, उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फोकस पे इमेज बनती है इन्वर्टेड रियल, एंड देन इट बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द अदर लेंस आई पीस, एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। ये होता है इसमें। So this is the focus of objective. And then now here you have eyepiece lens. One ray parallel to principal axis. This is Fe. This is Fe. And these two rays diverge. And then यहाँ पे कहीं इमेज बन जाती है, फाइनल इमेज। ये था रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तुम्हारा कौन सा आया था एग्जाम में? माइक कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अच्छा अच्छा, वो तो कर ही दिया हो, मैंने कई बार तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी वो तो। यस सर। तो अगर हमें हायर मैग्नीफाइंग, इसका मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, F4/Fe into 1 plus Fe/d। तो इफ यू वांट हायर मैग्निफिकेशन पावर यू हैव टू हैव हायर एफ, और उसका अपर्चर भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी आती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर लार्ज अपर्चर लेंसेज बिकॉज लेंस इज ए फ्लूइड। तुम्हें मालूम है ना, ग्लास इज ए फ्लूइड। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लोज। अनन्या, कैसा हुआ एग्जाम? ठीक हुआ सर। अच्छा, देखो रे ऑप्टिक्स तो आया, तुमने रे ऑप्टिक्स की सारी क्लासेस मिस कर दी थी। सर मैंने कर लिया था कर फिर लिया था, फिर अच्छा। हाँ। तो ठीक है। पर आए नहीं ज्यादा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से, मतलब मेन जो लेंस मेकर फॉर्मूला उससे भी नहीं आए ज्यादा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बिकॉज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा आ ही नहीं रहा था ना। तो टी आई आर हाँ आ गया होगा मेरे ख्याल से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया होगा, है ना। पेपर। मतलब एमसीक्यू, हाँ मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बड़े लेंसेज को मैन्युफैक्चर करना ऐसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, वी कांट मैन्युफैक्चर। और फिर उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द फ्लो, ग्लास फ्लोज। तो क्या होता है, नीचे से थिक हो जाता है, ऊपर से थिन हो जाता है। वी गॉट फ्लोज। अगर तुम देखो ग्लास की जो विंडो पैन्स भी होते हैं वो भी नीचे से थिक ऊपर से थिन, तो ओवर ए पीरियड टाइम वो टूट भी जाते हैं। तो इसीलिए वी यूज फॉर बेटर मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, वी यूज मिरर्स। बिकॉज मिरर को कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान है। यू टेक ए स्फेरिकल मेटल शीट, उसको पॉलिश कर दो, बस मिरर बन गया। तो इट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट मिरर एंड लार्ज अपर्चर मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में लार्ज डायमीटर के, लार्ज अपर्चर के मिरर यूज होते हैं। द ओनली इश्यू विद द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज, इसको तुम एक जगह पे माउंट कर दोगे, बस वहां से तुम शिफ्ट नहीं कर सकते। इट्स माउंटेड ऑन द हाइट, टॉप ऑफ अ हिल और हाई बिल्डिंग। वहां से यू कैन जस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, बट इट्स नॉट मूवेबल मच। ये इसका ड्रॉबैक होता है। रिफ्रैक्टिंग में क्या होता है, बायनोक्यूलर्स की तरह से होता है, यहाँ से उठा के वहां रख दिया, वहां से उठा के वहां रख दिया। बट रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर इसकी ज्यादा होती है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में देर इज अ लार्ज मिरर। ये ज्यादा 5 मार्क का कभी नहीं आएगा ये, इट्स जस्ट 3 मार्क्स।
So it consists of a parabolic or spherical mirror of large aperture. Large aperture का पैराबोलिक मिरर ले लो या कॉनकेव मिरर ले सकते हैं. अब क्या होगा? इट इज माउंटेड, इट इज फिक्स्ड. थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल है इसका, डायरेक्शन का ज़्यादा नहीं होता, बट फिक्स्ड रहता है. से लार्ज अपर्चर कॉनकेव मिरर. Rays will be coming from object, so they'll be parallel to each other. As object is astronomical at a very large distance, so parallel rays from far off object. So when the rays are इतना डायग्राम बना लो एक बार. हाँ. हाँ. नहीं, कॉनकेव तो ऐसे ही होता है. केव तो किसी साइड में रख दो. ये कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव है. इसको उठा के ऐसे रख दो, तब भी तो कॉनकेव ही रहेगा ये. सो डायग्राम बन गया. These rays will try to converge at the focus. ये फोकस पे कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे. उसके पहले भी हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर से इन रेज को रिफ्लेक्ट कर देंगे. यूजिंग अ प्लेन मिरर, दीज आर रिफ्लेक्टेड and then they enter into eyepiece. And then you can view magnified image of astronomical far off object. तो इसका रे डायग्राम ये है. डायग्राम बना लो, उसकी वर्किंग लिखेंगे. तो ये आईपीएस के नेक लेंस है क्या? हाँ, आईपीस में लेंस होता है. ठीक वो छोटा ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब उसमें ज़्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम. है, ओके। प्रॉब्लम ने लार्ज वाले में आती है. थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख देते हैं, बिकॉज 3 मार्क में बहुत एक्स्ट्रा में लिखना भी नहीं है. लिखो. न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप consist of a large aperture, concave mirror, rays from far off objects, are parallel to each other, and incident on the concave mirror. मतलब
तुम लोगों में टेस्ट के लिए इसलिए तो वो बोलता हूँ, इंसिस्ट कर रहा था बार 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 कि टेस्ट दो, टेस्ट देने से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और थोड़ा सा टेम्परामेंट भी ठीक होता है। टेस्ट अवॉइड करने से नुकसान होता है हमेशा। टेस्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता है। टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। किस तरह तुम्हें टाइम मैनेज करना है, कैसे अपना इमोशनल कंट्रोल रखना है कि कुछ नहीं आ रहा फिर भी यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें सीखते हैं टेस्ट से। तो डोंट मिस ऑन टेस्ट। तुम लोगों को कितनी बार मैंने बोला टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट देने को कोई राजी नहीं है। सो रेज आर पैरेलल इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। आगे लिखो, क्या लिखवाया मैंने? कौन के मिरर? लिखो आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, they try to converge, they try to converge at the focus, they try to converge at the focus, but there is a plane mirror, but there is a plane mirror which which reflects these rays into eyepiece lens. Into eyepiece lens, where highly magnified image, where highly magnified image of the far off object is produced. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एफ एम, 2 FM बाय, नहीं, इसमें R/2 ले लूंगा इसको, तो ये हो जाएगा FM/FE। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ बाय उस आई पीस का फोकल लेंथ। और पोटेंशियोमीटर में क्या आता है गट्स? हाँ जी सर। पोटेंशियोमीटर से क्या आया था? सर पोटेंशियोमीटर से ज्यादा कुछ नहीं आया था, उसके हाँ। अंदर बस था कि दे गेव अस एन एडिशनल सर्किट नीचे, एंड दे हम्म। आस्क्ड इफ इन वन ऑफ द सिचुएशंस वेयर स्टूडेंट एक्स चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट बट द की वाजंट प्लग्ड इन, तो अच्छा उसमें तो अच्छा नो चेंज हो जाएगा, एंड देन ही चेंज द रियोस्टाट का रेजिस्टेंस, so the thing would decrease. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, फिर तो हो गया होगा तो। Yes sir. हम्म। एक इसी में ना कैसेग्रेन टाइप भी टेलीस्कोप होता है, उसमें बहुत कोई खास डिफरेंस नहीं है, चाहो तो वही बना लेते हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि प्लेन मिरर की जगह वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर ओवर हियर, and there's a hole over here. So these rays would go through that hole, and यहाँ पे आई पीस होता है। So that is the only difference, फॉर्मूला वो सारा वही रहेगा। बना लो, ये भी लिख लो, कैसेग्रेन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
तो अभी तो क्लासेस तो शुरू नहीं है स्कूल में, एग्जाम ही चल रहे हैं हमारे। तो मंडे को लास्ट एग्जाम है, ट्यूसडे से क्लासेस शुरू कर रहे हैं वो। अच्छा, मैथ्स का हो गया? हाँ जी सर। मैथ्स का कैसा हुआ? ठीक था सर, अच्छा था। और शनाया तुम्हारा तो ठीक था। इंटीग्रेशन हो गया था? इंटीग्रेशन के ज्यादा आए नहीं थे वो। अच्छा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन तक ही था सिर्फ। तो हमने डिटेल में इतना किया, कोई फायदा नहीं। चलो नेक्स्ट उसमें फायदा होगा, इस बार ज्यादा नहीं आया ना इस बार। नहीं सर। हम्म। तो कैसे ग्रेन में सेंटर में देयर इज अ होल इन द कॉनकेव मिरर, उसके थ्रू रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आई पीस में चली जाती है। अनन्या तुम्हारा हो गया मैथ्स? तो मेरा मंडे को मैथ्स है। अच्छा अच्छा। इसके बाद हम डुअल नेचर शुरू करेंगे, ठीक है? तो हमारे 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं अब। डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद आई कंडक्ट बुक 1 का टेस्ट, बुक 2 का टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, so that you can prepare for the boards, pre boards, and you can also write your entrances because हमारे जनवरी में entrances होंगे, इसीलिए I would like to finish your course early, ताकि then you can focus on entrance. August you must be writing entrances, जेई दे रहे हो नो ना? सर, नहीं? जी नहीं दे रहा था मैं। अच्छा अच्छा। हो गए? राइट, अब हम करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूले के पहले आई गिव जस्ट आइडिया अबाउट दिस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हमने किया था, ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, रे चलती है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज सेंटर कर्वेचर, एंड देन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। एंड द फॉर्मूला वाज माइनस म्यू 1 बाय यू, और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, प्लस म्यू 2 बाय ओ डैश आई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय ओ डैश सी और आर। ठीक है? सो जब कोई आई स्पेशलिस्ट लेंस बनाता आई के लिए, तो वो किस साइड का कर्वेचर कितना रखना है, दूसरी साइड का कितना रखना है, वो कैसे डिसाइड करता है? तो वो जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो ये होता है 1/f, जो हमें पावर चाहिए। पावर इज रेसिप्रोकल फोकल लेंथ, म्यू 2 बाय म्यू 1। म्यू 1 तो एयर है, म्यू 2 ग्लास होता है। तो R1 एंड R2 की वैल्यू डिसाइड करती है कि अल्टीमेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी बन के आएगी, और उसका पावर कितना होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ focal length would be the power. So let's consider a thin biconvex lens. इसका एक सरफेस है AB1C, दूसरा सरफेस है AB2C, but it's a thin lens, so B1 O dash and B2 both coincide. So it's a thin biconvex lens, and it's so thin that B1 O dash and B2 are basically coinciding. सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, लेंस का म्यू 2 ले लेते हैं,
and this is part of a sphere A1B1C surface part of a sphere जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, सेंटर C1 है। एक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे O, इतना डायग्राम बनाओ। So considering refraction at AB1C and assuming image is formed in mu2 that is glass। हम ये मान के चल रहे हैं पूरा ग्लास है ये, ठीक है। तो अब जरा देखो, रे बना दी मैंने। यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगा, ये नॉर्मल बन गया AB1C surface पे। It will pass through C1 because any radius of a sphere is always perpendicular to surface। So perpendicular surface कुछ भी तुम ड्रॉ करोगे सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है, स्फीयर से पास करेगा। अब हमने माना कि पूरा का पूरा ये ग्लास है, वी हैव अज्यूम्ड इट। तो जो इमेज है यहाँ पे, हालांकि दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है बट हमने अज्यूम किया कि पूरा ग्लास है, तो यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड। ये फाइनल इमेज नहीं है अभी, दिस नॉट द फाइनल इमेज, हमने ये अज्यूम किया था। तो क्या इक्वेशन बनेगी, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, माइनस म्यू वन बाई ओ डैश। तो ओ डैश की जगह ओ बी वन आएगा बेसिकली पहले तो, बिकॉज बी वन इज अ सरफेस, प्लस म्यू टू बाई बी वन आई वन, बी वन से मेजर कर रहे हैं आई वन, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय बी वन सी वन। देखो बी वन जो है वो उसका ऑप्टिकल सेंटर है स्फेरिकल सरफेस का। नेक्स्ट स्टेप में तुम लिख सकते हो कि एज इट्स अ थिन लेंस बी वन एंड ओ डैश कोइंसाइड, तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। बी वन को ओ डैश से रिप्लेस कर दो। इक्वेशन नंबर वन, यहां से देखो कुछ कोई डाउट तो नहीं है टिल हियर। वी हैव यूज दिस फॉर्मूला जो हमने सीखा था रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस में। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है, इमेज डेंसर में बनती है। लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम म्यू टू, फिर क्या होता है, म्यू वन और म्यू टू को हम इंटरचेंज कर देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, तो इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा, लेकिन उसमें म्यू वन म्यू टू को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो हमने म्यू वन म्यू टू को एक्सचेंज इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया, बिकॉज हमने अज्यूम किया था पूरा ग्लास है, बट एक्चुअली ग्लास तो है नहीं। यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर तुम देखोगे इसको एनलार्ज अगर मैं करूँ व्यू, यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जो कंसिडर करेंगे हम रिफ्रैक्शन, वो कंसिडर करेंगे
A B2 सर्फ सी पे। इसके लिए नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पर है, C2 इस वाली सरफेस का, ये जो स्फीयर बनाया है मैंने डॉटेड, इसका सेंटर यहाँ है, तो उसके लिए नॉर्मल मेरे को यहाँ से बनाना पड़ेगा, N2। बना लो ये नॉर्मल। जब वापस रिफ्रैक्शन होगा तो ये और फर्दर कन्वर्ज करेगी और फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो ये फाइनल इमेज है। एंड आई वुड सजेस्ट दैट दिस रे डायग्राम यू प्रैक्टिस ट्वाइस अभी, ताकि ये पक्का हो जाए। सब बना लो दो दो बार इसको। अब हम सीधा प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इनका मिड टर्म खत्म हो चुका है। रे डायग्राम बनाओ, मेरे को वो सेंड करो उसको अभी, पूरा लेबल करके बढ़िया से। तो शेयर प्रोडक्ट बना के भेजो मुझे, क्या बनाया तुमने। अगर से एरो लगाओ इनमें सब में, रेस तो है ही नहीं है कुछ भी। फिर और लगाता हूँ। और जो डॉटेड बना उसको डॉटेड बनाओ, नॉर्मल वाली लाइन डॉटेड बनेंगे सारी। ठीक है सर। I1 फाइनल इमेज, I1 इमेज है, I इस फाइनल इमेज। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेबल करो उसको। ठीक है सर।
अनन्या भेजो, शनाया भेजो डायग्राम। यस। पॉइंट ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज। शनाया भेजो, भेजा। भेज दो। अनन्या, यस भेज दी जा रही है। नॉर्मल वाली लाइन सी से पास करेगी, तुमने C2 से पास करेगी ना, ये वाली लाइन नहीं दिखाई तुमने अनन्या, ये वाली लाइन C2 से नॉर्मल N2, बाकी ठीक है ओके। तुम्हारा। ठीक है शनाया, फाइन, गुड। सर वो बोर्ड की राइट साइड नहीं दिख रही स्क्रीन की। किसकी? स्क्रीन की राइट साइड नहीं दिख रही, मतलब वो ब्रैकेट में आपने जो एफ लिखा है या वो जो। मैंने हटा दिया, अब वो तो मैंने हटा रखा ना, से इमेज को एनलार्ज किया हुआ है, और भी वापस करता हूँ। ओके। ठीक है वैसे अब सही है। Okay. ये यहाँ तक हो गया था हमारा। अब क्या हुआ, जो I1 इमेज है, इट इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस AB2C। अब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लिखो इमेज I1 formed in mu2 behaves as an object for the surface AB2C, and final image I is formed। अब जो I1 को हमने अज्यूम किया था कि भाई वो बन रही है डेंसर मीडियम म्यू2 में, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, और फिर उसका इमेज, फाइनल इमेज I बन रहा है, ये हो रहा है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यही सेम फॉर्मूला, बट mu1 and mu2 will be interchanged। तो माइनस mu2 बाय ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा अब? B2 से डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट है I1 है ना, B2 I1 प्लस mu1 बाय फाइनल इमेज क्या है I, B2I, ये हो जाएगा mu2 माइनस mu1 माइनस mu2 बाय सेंटर कर्वेचर C2B2, ये हो जाएगा। बट B2 एंड O डैश कोइंसाइड, तो B2 की जगह O डैश डाल दो,
as it is a thin lens. So this is equation number 2. अब इसको एक बार पूरा देख लो, फिर उसके बाद 1 + 2 करेंगे हम, एडिंग 1 and 2. तो 1 + 2 कर लेते हैं. mu1 o dash plus mu2 o dash I1 mu2 o dash I1 plus mu1 by o dash I1. This is mu2 minus mu1 o dash C1 plus mu1 minus mu2 o dash C2. ये कट जाएगा. इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर दिया. अब इसमें क्या करेंगे, इफ ओ डैश इज इंफिनिटी तो इमेज क्या बनेगी, म्यू म्यू1 बाय ओ आई होगा ना. दिस इज आई. इसको चेंज कर लेना. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इमेज क्या बनती है, इमेज बनती है फोकस पे. इफ ओ डैश इज एट इंफिनिटी ओ डैश आई वुड बी एफ. ये उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो माइनस म्यू2 बाई इंफिनिटी प्लस म्यू1 बाई एफ, और राइट साइड में म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लो, तो जाएगा 1/O'(C1 माइनस O'(C2). ये 0 हो जाएगा. म्यू1 को राइट में ले जाओ, ये हो जाएगा 1/R1 minus 1/R2. So that's how you get the lens maker's formula. ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला. फाइव मार्क्स. अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. इसकी एक बार डेरिवेशन गो थ्रू कर लो दोबारा से, ताकि याद हो जाए.
जस्ट गो थ्रू इट ताकि जस्ट रिमेंबर इट क्या क्या किया मैंने. ठीक है. अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में वो देखते हैं. अगर तुम्हारे पास बाइकॉन्वेक्स लेंस है तो एक सरफेस ये वाली है फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस है. तो इसका जो सेंटर का वेचर है C1 वो इधर होगा, है ना, फर्स्ट सरफेस का. तो जो R1 के लिए साइन होगा वो पॉजिटिव होगा. ये सेकंड सरफेस है, इसका स्फीयर इधर बनेगा, इसका सेंटर का वेचर इधर होगा, तो इसका R2 नेगेटिव लोगे. तो बाय कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव होता है, R2 नेगेटिव होता है. ये साइन कन्वेंशन याद कर लो. बाय कॉनकेव में ये फर्स्ट सरफेस, इसका सेंटर इधर आएगा, तो R1 नेगेटिव होता है, इसका R2 पॉजिटिव होता है. तो बाय कॉन्वेक्स ऐसा हो जाएगा. प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा? फर्स्ट सरफेस R1 है जो प्लेन है उसका इन्फिनिटी होगा, 1/∞ 0 हो जाता है. ये सेकंड सरफेस इसका सेंटर इधर होगा, तो R2 विल बी नेगेटिव. प्लेनो कॉनकेव में फर्स्ट सरफेस ये, सेकंड सरफेस ये. R1 इन्फिनिटी होगा, R2 को मेजर करने के लिए इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा. कॉन्वेक्सो कॉनकेव, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस दोनों पॉजिटिव लोगे. एक क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बना लो एक बार पहले. बन गया डायग्राम? लिखो. A biconvex lens, a biconvex lens has radii of curvature, has radii of curvature as 50 centimeter, 50, and 100 centimeter, 50 centimeter and 100 centimeter. The refractive index of the lens, the refractive index of the material of lens, of the material of lens is 1.5.
if it's placed in air, if it's placed in air, find its focal length. If it's placed in air, find its focal length. करो. तो तुम्हें R1 R2 को विद साइन सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. म्यू टू 1.5 दे रखा है. म्यू टू हमेशा मटीरियल ऑफ लेंस होगा. म्यू टू इज ऑलवेज मटीरियल ऑफ द लेंस. म्यू वन इज ऑलवेज आर आई ऑफ द सराउंडिंग. तो 1/100 आ रहा है मेरा. कितना आ रहा है? 1/100. एफ. No, F is 100. F is 100. हम्म. ये वाला होगा ना यूज. Yes. R1 हमें दे रखा है 50 Yes. प्लस 50 हो गया. R2 हो जाएगा माइनस 100. 100. म्यू टू इज 1.5. 5. म्यू वन इज 1. So 1 by f is equal to 1.5 by 1 minus 1. 1 by R1 is 1 by 50 minus 1, 1 by 100. So 1 by f into 0.5, 2 plus 1. So कितना हो जाएगा ये? 1 by f, 1.5 by 100. 200 by 3 आ रहा है तो. मैं देखता हूँ. तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया क्या? R2 नेगेटिव लिया जाएगा. 1/50 प्लस 1/100 किया मैंने. हाँ तो फिर उस एलसीएम लोगे तो 100 आ गया. 2 plus 1 हो गया ना वो. मेरा 150/5000 आ गया मेरा. एलसीएम लेके, लाइक कैलकुलेटर के अंदर. हाँ ठीक है. 150/5000 तो 150 into 0.5 करो तो 75/5000. तो 5000 by 75. 66.666. राइट. 66.67. अगर इसका पावर पूछा होता तो पावर इज 1/f 100/f इन सेंटीमीटर, है ना. पावर इज ऑलवेज 100/f इन सेंटीमीटर. तो कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव है इसका, तो ये आएगा 100/f. एफ है 200/3. तो उसकी पावर आ गई 3/2, 1.5 डायोप्टर. डायोप्टर इज पावर ऑफ द लेंस. कौन मीटर में होता है ना वैसे. पावर ऑफ ए लेंस इज 1/f इन मीटर. अगर f को मीटर में लोगे तो ये होता है. तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में करोगे, फोकल लेंथ. हाँ अगर फोकल लेंथ तुम सेंटीमीटर लोगे तो 100/f होता है. अगर फोकल लेंथ मीटर में लोगे तो 1/f होता है. तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव आती है, कॉनकेव की नेगेटिव आती है.
कॉनकेव हमेशा, जब तुम्हें दूर का नहीं दिखता ना, बोर्ड वगैरह दूर का, तो कॉनकेव मिरर यूज होता है। तुमने देखना, तुम्हारी जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। जो लेंस तुम यूज करते हो उसकी पावर नेगेटिव में होगी। लोग पास वाला लेंस लगाते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A biconvex lens, a biconvex lens of radii of curvature, of radii or curvature 60 centimeter, 60 centimeter each, 60 centimeter each is placed inside air. Second part, inside water, inside water of refractive index 4/3. Third part, inside a transparent liquid, inside a transparent liquid or refractive index 1.65, 1.62 ले लो, inside a liquid of refractive index 1.62. Find focal length and power in each case. Find focal length and power in each case. साइन कन्वेंशन करके करना, करो आराम सेकंड से। सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है या 4.3 है? 4/3, पानी का 4/3 होता है। ठीक है। जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। साइन कन्वेंशन यूज होगा R1 R2 में। क्यों, म्यूटू तो ग्लास का है। अभी तो क्या किया था, कैसे किया अभी? ग्लास का तो 3/2 है, लिख लो। मटीरियल ऑफ लेंसेज ग्लास 3/2, मटीरियल ऑफ लेंसेज ग्लास 3/2।
बस का क्या आंसर आ रहा है? 60. ठीक है, तो पॉजिटिव 60 का मतलब इट इज इज बिहेविंग लाइक कॉन्वेक्स लेंस ओनली, है ना? Yes, sir. तो फर्स्ट में इट इज, एंड द पावर कितनी आएगी? डायोप्टर। पावर ऑफ ए लेंस का मतलब होता है इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। लिख लेना, पावर ऑफ ए लेंसेज, पावर ऑफ ए लेंसेज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज। पावर ऑफ ए लेंसेज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रेज को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है, कॉनकेव को डाइवर्ज करता है। तो जितना कम फोकल लेंथ होगा उतनी ही पावर ज्यादा होगी। 100/f इन सेंटीमीटर और 1/f इन मीटर्स। तो जितना f छोटा होगा उतनी ही पावर ज्यादा होती है। अब इसको हमने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? शनाया बोलेगी लेंस गीला हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं होगा। आई मीन होगा बट वो थोड़ी ना। मजाक कर रहा हूँ। तुम लोग एग्जाम एग्जाम देके बिल्कुल बोर हो गए हो ना आजकल, तो आई सेट कि थोड़ा मजाक कर लेते। अब म्यू 2 तो वही 1.5 रहेगा, म्यू 1 सराउंडिंग का एयर हो गया 1.4/3। सब्स्टिट्यूट करो, निकालो क्या आ रहा है? इसका आंसर 300 आ रहा है। 300 आ रहा है। हाँ। मेरा 1500/31 आता है. तुम क्या कर रहे हो आज? सारी गलतियां कर रहे हो बहुत ज्यादा। फोकल लेंथ की पावर. फोकल लेंथ, फोकल है। तो थर्ड पार्ट ना. सेकंड पार्ट का फोकल लेंथ अच्छा, कितना आ रहा सेकंड पार्ट इज 90. है? नहीं, वो भी गड़बड़ कर रहे हो तुम। मैंने 4.3 को सीधा सीधा 4/3 को सीधा 1.3 लिया है। नहीं नहीं, तो उससे अप्रोक्सीमेट हो जाता, 4/3 ले लो, वो बेटर है। इसको ओ, 1.5 को 3/2 ले लो। नहीं बट फिर भी वही आ रहा है। हाँ, नहीं आएगा। 4.5/4 हो गया ये हो गया आएगा 1/30। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5/4 इंटू 1/30। तो 0.5/120। एफ आ रहा है वो 240 आएगा। याद रख लो, ये हमेशा रिजल्ट एमसीक्यू भी आ सकता है। जब भी किसी लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर तुम उसको पानी में डालोगे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, फोकल लेंथ ऑलवेज बिकम्स 4 टाइम्स। फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जब फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब उसकी पावर 1/4 हो जाएगी, कम हो जाएगी। If a material of a lens has refractive index 1.5 and you put it inside water, it will be convex lens only because focal length positive आ रहा है। बट इस वो 4 टाइम्स फोकल लेंथ हो जाता है। पावर कितनी हो जाएगी अब? 100/240, 5/12 डायोप्टर। तब ये रेस को, इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी ना, थोड़ा दूर कन्वर्ज करेगा। एबिलिटी टू कन्वर्ज कम हो गई अब इसकी। अब थर्ड पार्ट कर लो।
अगर से गलती मिल गई, क्या किया तुमने? तो कैलकुलेटर में ब्रैकेट वाला मोड चेंज हो गया था। हाँ वही ना. सो डोंट प्रेफर, आई वुड दैट्स व्हाई प्रेफर नॉर्मल कैलकुलेशन. जब बड़ी कैलकुलेशन एंड में कर लो कैलकुलेटर से, बस शुरू में वो वैसे कर लो. अब इसको हमने थर्ड पार्ट में कर दिया. कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 दिया, 1.65. 6:2। ठीक है. तो म्यू टू 1.5, 1.62 माइनस 1, दिस इज अगेन द सेम. 2/60 था ये. -0.12/1.62. -1/405। 162 इंटू 30/12 कितना? एक सेकेंड सर, 30 इंटू -1. -1/1/405 या 81 इंटू 5. हाँ. यस, 1/405। अब चेंज हो रहा है, देखो क्या हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई. तो फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? दैट दिस लेंस बिहेव्स लाइक कॉनकेव। ए कॉनकेव लेंस. मतलब नाउ दिस लेंस इज बिहेविंग लाइक ए कॉनकेव लेंस. ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल लेंस से ज्यादा होगा, whenever mu1 is more than mu2, lens behaves otherwise. जो उसका ओरिजिनल नेचर है उसके ऑपोजिट बिहेव करेगा. कॉन्वेक्स से तो कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स बन जाएगा. जब भी सराउंडिंग लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस वुड बिहेव अदर वे अराउंड. इस पे भी कंसेप्चुअल या रे डायग्राम आ सकते हैं. कैसे आएंगे बता देता हूँ. सपोज तुम्हें लेंस दे रखा है ये, सेकंड केस में दे रखा है ये, थर्ड केस में वापस ये दे रखा है. लेंस का मटेरियल mu2 है, सराउंडिंग mu1 है. रेस में दे रखी है पैरेलल, एंड सपोज दे रखा है दैट mu1 इज मोर देन mu2, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रेज. बनाना. बनाओ बनाओ. इसमें तुम्हें दे रखा है mu1 इज इक्वल टू mu2, ड्रॉ द रेज. इसमें दे रखा है mu2 लेस देन mu1, ड्रॉ द रेज. करो. तीनों केसेस में रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करके बताओ मुझे. पहले केस में सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स विल बिकम कॉनकेव. उल्टा हो जाएगा. पहले केस में रेज विल डाइवर्ज. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? mu1 सराउंडिंग लिक्विड एंड द लेंस इज द सेम, सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन बिकॉज मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है. द रेज विल गो अनडिविएटेड. कई बार क्वेश्चन आता है, length of material 1.5 refractive index is put inside a liquid and lens disappears.
लेंस डिसअपियर्स. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड? तो लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा, तभी तो डिसअपियर हो गया, वो सेम होगा. अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, वापस सराउंडिंग लिक्विड का ज्यादा है, तो लेंस वुड बिहेव अदर वे अराउंड, कि कन्वर्जिंग है. ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा. सराउंडिंग लिक्विड हमेशा μ1 होता है, मटीरियल ऑफ लेंस हमेशा μ2 होता है, तो ये डाइवर्ज कर रहा है. अब एक और तुम्हें बताता हूँ. सपोज एक बबल है, एयर बबल. रेज आर पैरेलल, बाहर पानी है, आउटसाइड यह है वाटर. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस कैसे बनेगी? तो एयर बबल तो 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मटीरियल ऑफ लेंस तो एयर हो गया, सराउंडिंग हो गया μ1 विच इज 1.5, तो ये डाइवर्ज करेंगे रेस. रेज विल डाइवर्ज. ठीक है. देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. पावर तुम्हें पता लग ही चुका है. जब भी हम लेंसेज को तुमने देखा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, दो लेंस यूज करें तो उनकी मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई होती है. सो इंस्ट्रूमेंट में अगर तुम दो लेंस करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर, तीन करोगे तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी. लेकिन इफ दे इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फिर क्या होगा? इफ यू हैव लेंसेज which are in contact with each other like this. सपोज इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3, इसकी पावर P4 है. सबसे पहली बात, पावर जो है 1/f इन मीटर्स होती है और 100/f इन सेंटीमीटर होती है. एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का पावर नेगेटिव होता है. ठीक है. तो जब इस तरह से लेंसेज एक दूसरे कांटेक्ट में होंगे तो पावर्स आर एल्जेब्रिकली एडेड. लिख लो, whenever lenses are in contact with each other, their powers will be added algebraically. और अगर तुम इसकी फोकल लेंथ के टर्म में लिखना चाहते हो तो हो जाएगा 1/f, 1/f1, 1/f2 एंड सो ऑन. एक क्वेश्चन लिखो. हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो कट जाएगा ना दोनों से. हाँ 100 वाले. हाँ, ये सेंटीमीटर में. क्वेश्चन लिखो अब एक. टू lenses have powers. Two lenses have powers 4 diopter, 4 diopter and -2 diopter. Find their individual focal lengths. Find their individual focal lengths, power of the combination,
power of the combination and focal length of the combination and focal length of the combination करो. क्या दिया था ना पावर? एक का दिया था 4, दूसरे का दिया था -2. तो पहले वाले की फोकल लेंथ f1 ले लेते हैं, दूसरे की f2 ले लेते हैं. तो 4 इज इक्वल टू 100/f1. यही था. So f1 इज 25 सेंटीमीटर. फिर दूसरे की है -2. सो एंड दिस इज कॉन्वेक्स. सिंस पावर इज पॉजिटिव, this lens is convex lens. Then -2 diopter, 100/f2. f2 हो जाएगा -50. ये आ रहा है. शनाया, Yes, sir. फिर कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है हमारे पास. P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, 2 डायोप्टर. तो कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज पॉजिटिव है. फिर इसकी फोकल लेंथ निकाल लो. कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर. सारा हो गया. तो ये तुम्हारा चैप्टर इज ओवर नाउ. तो नया चैप्टर आज से शुरू करना है, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे? डुअल नेचर. तो ईएम वेव्स कर लिया हमने? ईएम वेव्स तो उसमें कुछ करना नहीं है. उसमें मैंने तुम्हें दे दिया है ना नोट्स उसके. अच्छा ठीक है सर, उसको कुछ पढ़ लेना. कंफर्म अगर करा फिर था। भी तुम्हें कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, मेरे से करा दूंगा. उसमें कुछ है नहीं. ईएम वेव्स का सोर्स पता होना चाहिए, प्लस नोट्स दिए हैं मैंने, प्लस ठीक है सर। उनके क्या यूजेस हैं. एक बार मैंने तुम्हें बताया भी था पहले भी कि जो सन से हमें रेज आती हैं, दे आर बेसिकली दिस वे वेवलेंथ इंक्रीजेस, दिस वे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. विजिबल लाइट जिससे हम देख पाते हैं वर्ल्ड को, वो ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है. दिस इज वॉयलेट कलर, इज रेड कलर.
देन विजिबल के इस साइड में यू हैव अल्ट्रा वायलेट। मैं तुम्हें नोट्स भी सेंड किए ना आज शायद, हार्ड कॉपी तो शायद पहले दे दी थी। अल्ट्रा वायलेट की अगर फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे तो बन जाएगा एक्स रेज, देन यू हैव गामा रेज। फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज अगर होती है, तो इंफ्रा विजिबल रेड के बियॉन्ड आएगा इंफ्रा रेड, जो कि हीटिंग में यूज होता है। देन यू हैव माइक्रोवेव्स जो कि रडार में यूज होता है। इस तरह के तुम्हें एप्लीकेशन याद। देन यू हैव रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो यूज है वो है टेलीकम्युनिकेशन में। तो इनकी अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का टेबल तुम्हें याद करना पड़ेगा एक तो। और इन सब का सोर्स क्या है? नहीं, वो सारा नहीं है। सोर्स याद करोगे बिकॉज दे आस्क व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्स रेज। सोर्स ऑफ एक्स रेज क्या है वो पूछेंगे। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्स रेज, यू नो दैट x-rays are used in medicine, they are used to detect flaws in metals and materials। वो सारा होता है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं? when electrons are hitting a metallic target of high atomic number, then x-rays are produced। तो ये सारा मैंने उसमें देखो, अभी नोट्स खोलो, उससे सारा मैंने दिया हुआ है। there's not much to explain in this। तो आज मैंने सेंड किया ना नोट्स, उसमें ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग है, एसी जनरेटर है और ईएमएफ्स का है। एडी करंट्स का भी है उसमें थोड़ा सा आइडिया। तो इन सब के यूजेस, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, इन अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तुम्हें याद करना होगा। एक्स जो ईएम वेव्स है, दे आर बेसिकली ट्रांसवर्स इन नेचर, ये भी आ सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। 11th में पढ़ा हुआ ना तुमने। तो ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज वाई डायरेक्शन में है, प्रोपगेशन सपोज एक्स डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, दे आर ऑल इन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड एक फिनोमेना द पोलराइजेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं रहा। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स अंडरगो पोलराइजेशन। तो लाइट जो वेव्स होती है उन्हें पोलराइजेशन होता है। तुमने पोलराइड ग्लासेस के बारे में पढ़ा होगा। जब भी किसी वेव को तुम पोलराइड से पास करते हो तो उसका 50% इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो जो मिरर, जो बेसिकली ग्लासेस होते हैं व्हीकल के, यस, जो व्हीकल्स में फ्रंट वो होता है ग्लास, विंडशील्ड जिसको बोलते हैं, वो पोलराइड होता है। सो द लाइट कमिंग टू योर आईज वुड बी ऑफ 50% इंटेंसिटी। तो इसमें तभी वो रेनबो इफेक्ट दिखता है थोड़ा सा। हाँ। और दूसरा प्रोपगेशन ऑफ वेव इस तरह से लिखोगे तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के। इस बार एक्स डायरेक्शन में था तो एक्स लिख दोगे यहाँ पे। के था 2 पाई बाय लैम्डा होता है, लैम्डा इज अ वेवलेंथ। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। एंड द वेव स्पीड, लाइट स्पीड ऑफ लाइट है, उसका फॉर्मूला होता है E0/B0। के वेव नंबर होता है, इट इज म्यू0 एप्सिलॉन नॉट। They might ask you the dimension of under root mu naught epsilon naught also. It is reciprocal of the speed of light। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से जरा देखो, एयर में इट विल बी दिस 1/c हो गया, ये आएगा सेकेंड मीटर इनवर्स यूनिट का रूट टू द पावर हाफ।
इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड भी वही होता है। ये है सारा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। आई स्टार्ट विद डुअल नेचर। स्कूल में कुछ पता है क्या शुरू हो रहा है? पता लग जाएगा मंडे को। वैसे तो डुअल नेचर कर लेते हैं पहले, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट द एंटायर 3 चैप्टर वोंट बी टेकिंग मच टाइम नाउ। फिर उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग योर टेस्ट। अब टेस्ट मिस मत करना बिल्कुल भी तुम लोग। Yes, sir. ओके। Bye, sir. Thank you. ओके।